हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के आईपीओ के बारे में, जिसका की सब्सक्रिप्शन कल से स्टार्ट होने वाला है, कल यानी 14 जुलाई। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, अगर अलॉटमेंट होती है तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। साथ ही जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करने का, उनके लिए कैसा रहेगा, अभी करना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए, कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, फाइनेंशियल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, बहुत सिंपल तरीके से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ हम डेली स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स, न्यूज़, लेवल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी की वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को ज़रूर विजिट करें, देखें, अगर आपको ठीक लगता है तो ज्वाइन करें। दोस्तों, बात करें फूड डिलीवरी की। जब भी हमें कोई चीज़ ऑर्डर करना होता है खाने के लिए, कभी हमारा कुक करने का मन नहीं है घर पे, या कभी फ्रेंड्स वगैरह आए हुए हैं, तो हम क्विकली अपना फ़ोन उठाते हैं, कोई भी फूड डिलीवरी ऐप ओपन करते हैं और वहाँ से हम फूड ऑर्डर करते हैं। वैसे अगर आप गूगल ऐप में जाएंगे, गूगल एप्लीकेशन ओपन करेंगे और वहाँ पे अगर आप डालेंगे फूड डिलीवरी ऐप्स, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे। बट जो दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो इस सेक्टर को लीड कर रही हैं, वो है जोमेटो और स्विगी। जोमेटो और स्विगी दोनों की ही ब्रांड आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत ब्रांड है, बहुत नोन है। मेट्रो सिटीज़ में तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड को कि जोमेटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है, उसके थ्रू हम खाना मंगाते हैं, चाहे किसी ने कभी यूज़ किया हो ना किया हो, बट पता ज़रूर होता है लोगों को। सो जोमेटो वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 and is one of the leading online food service platform in terms of value of food sold as of December 31st, 2020। तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया में इस पर्टिकुलर सेक्टर में। इनका कॉम्पिटिटर है स्विगी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। ऐसा नहीं है कि जोमेटो बहुत बड़ा है, उसके स्विगी काफ़ी डिफरेंस है स्विगी और जोमेटो में, ऐसा नहीं है। दोनों ही बिल्कुल टक्कर देते हैं एक दूसरे को, और किसी हद तक अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो स्विगी मुझे लिटिल बिट जोमेटो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज टू कनेक्ट कस्टमर्स टू द रेस्टोरेंट थ्रू डिलीवरी पार्टनर्स यूजिंग द ऐप। ठीक है, तो ये कस्टमर्स को रेस्टोरेंट्स के थ्रू ज्वाइन करते हैं, रेस्टोरेंट्स के साथ कनेक्ट कराते हैं यूजिंग डिलीवरी पार्टनर। तो हम ऐप लेते हैं, ऐप में हम रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से फूड ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी बॉय के पास वो मैसेज जाता है, रेस्टोरेंट्स के पास जाता है, रेस्टोरेंट फूड कुक करता है, डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट से उठा के आप तक पहुंचाता है। तो ये मेन रोल है, और इसके बीच काफ़ी सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां ये कंपनी अपना पैसा बनाती है, तो उसमें भी हम बात करेंगे। नाउ, प्रेजेंस इन 525 सिटीज़। जोमेटो का जो प्रेजेंस है वो हाल फिलहाल में, मतलब एट प्रेजेंट 525 सिटीज़ में है, प्लस इनके पास 41 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। साथ ही 3,50,000 प्लस, मतलब 3,50,000 से भी ज़्यादा एक्टिव रेस्टोरेंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी 23 कंट्रीज़ में इनका फुटप्रिंट है। तो यहाँ से हमको क्लियरली पता चलता है कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। ना, बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो बिजनेस टू कंज्यूमर्स इनका मेन टारगेट है, टारगेट एरिया है। डायरेक्टली ये कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। पहला जिसमें कि आता है फूड डिलीवरी, आप फूड ऑर्डर करते हैं और जो डिलीवरी पार्टनर है जोमेटो का, वो रेस्टोरेंट से आपका फूड आप तक पहुंचाता है। साथ ही ये लोग डाइनिंग आउट का भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंडर आप इनके ऐप के थ्रू किसी भी रेस्टोरेंट जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके टेबल बुक कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, जाके जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो जोमेटो से ही डायरेक्ट उनको पेमेंट कर सकते हैं, जिसके आपको कैशबैक या ऑफर्स भी मिलते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलता है जिसको हम जोमेटो प्रो के नाम से जानते हैं। पहले ये जोमेटो गोल्ड के नाम से होता था, अभी ये जोमेटो प्रो के नाम से है। अगर आप इनका ये लॉयल्टी प्रोग्राम परचेज करते हैं, उसमें आपको फ्री डिलीवरी मिलता है, प्लस एक्स्ट्रा ऑफर्स भी मिल जाते हैं। तो ये 3 एरियाज है जहां से ये कस्टमर से पैसा बनाते हैं, जहां से कस्टमर को चार्ज करते हैं, और यहाँ से इनका जो भी रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस में भी ये लोग हैं, जिसमें कि इनका एक सर्विस है जिसे हम हाइपर प्योर के नाम से जानते हैं। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट। तो हाइपर प्योर इनका एक सर्विस है जिसमें कि ये लोग रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ,
ये लोग रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू इंश्योर कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें जो फूड बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, जो भी रॉ मटेरियल्स है वो अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे वो मसाले हो, तेल हो या जो वेजिटेबल्स हैं वो हो, तो वो अच्छी क्वालिटी का हो, ये इंश्योर करने के लिए इन्होंने ये पर्टिकुलर सर्विस अपना लॉन्च किया है। अब आगे ये तो नहीं पता कि कितनी अच्छी क्वालिटी का है, क्या है वो हमको नहीं पता है, बट एज पर देम वो लोग ट्राई करते हैं कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करें जिससे कि कस्टमर्स तक अच्छा खाना पहुंचे। तो यहाँ से भी ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं रेस्टोरेंट्स के थ्रू। बात करें रीसेंट एक्विजिशंस की, तो उबर ईट्स को इन्होंने टेक ओवर किया है, रनर लॉजिस्टिक्स सर्विस को इन्होंने टेक ओवर किया है जिससे कि ये लोग अपना जो डिलीवरी सिस्टम है उसको और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएं, और साथ ही ग्रोफर्स में इन्होंने हाल फिलहाल में 10% का स्टेक, अप्रॉक्सीमेटली 10% का स्टेक परचेज किया है। इससे पहले भी ये लोग ग्रॉसरी में इन्होंने ट्राई किया था, जोमेटो के थ्रू की ग्रॉसरी डिलीवरी में भी ये लोग आए, बट कुछ ज़्यादा वो मेरे ख्याल से चला नहीं, बट अब वो उन लोगों ने ग्रोफर्स का 10% का स्टेक ले लिया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ें तो उसके लिए आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बेस्ट वे इज़ टू अप्लाई फ्रॉम अ डीमैट अकाउंट। हमें जैसे कि पता है कि आईपीओ के लिए आप बैंक से भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं अप्लाई करने के, बट जो बेस्ट तरीका है वो है डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करना। सेकेंड, ओपन एन अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट फ्रॉम द लिंक बिलो। आप चाहें तो अपस्टॉक्स पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अपस्टॉक्स इसलिए कह रहा हूं कि अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म काफ़ी इजी है, काफ़ी फास्ट है, रिलायबल है और बहुत चीप भी है। उसको ओपन करने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। आई थिंक 200 या 199 रुपीज़ उसमें लगेगा आपको ओपनिंग चार्जेस। साथ ही अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ही चीप ब्रोकरेज एप्लीकेबल रहेगा। थर्ड इज अप्लाई फ्रॉम एज मेनी अकाउंट्स एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा अकाउंट्स से हो सके अलग अलग उतने एप्लीकेशंस आप डालिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही अकाउंट से 2 एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक अकाउंट से एक ही एप्लीकेशन सबमिट हो सकता है। और एक और चीज़ ये भी है कि ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप अपने नाम से 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन कर लें, एक अपस्टॉक्स में, एक ज़ेरोधा में, या फिर एक आपने किसी और एंजल ब्रोकिंग या किसी और उसमें आपने ओपन कर लिया और तीनों से आपने अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक नाम पे एक ही एप्लीकेशन भरा जा सकता है। ठीक है, तीनों में आपका नाम तो सेम है, आपका पैन कार्ड सेम है, आइडेंटिटी सेम है, तो तीनों ही कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराने हैं अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे। ठीक है, अपने माता पिता बहन भाई के नाम पे अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, जिसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए और आधार आपका लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से, तो इजीली ये ओपन हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। तो अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और वहां से अप्लाई कीजिए। जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आप भरेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे आईपीओ के अलॉटमेंट के। फिल द एप्लीकेशन ऑन कट ऑफ प्राइस ओनली। कट ऑफ प्राइस पे ही एप्लीकेशन को फिल करना है। नेवर वेट फॉर द लास्ट डे। लास्ट डे के लिए वेट नहीं करना है, सेकंड डे पे आपको अप्लाई कर देना है। फर्स्ट डे को ऑब्जर्व कीजिए कितना सब्सक्राइब हो रहा है, सेकंड डे पे आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि थर्ड डे में कितनी बार क्या होता है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि सर्वर डाउन हो जाए, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके एंड से, आपका बैंकिंग सिस्टम डाउन हो, ऑनलाइन पेमेंट ना हो रहा हो, तो वैसे में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। साथ ही अगर आप अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट ओपन करते हैं यूजिंग आर रेफरल लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं हमारे एडवांटेज ग्रुप मेंबर बनने के लिए, जिसका की डिटेल आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे रेफरल लिंक से अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे एडवांटेज ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग डेली लेवल्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, तो उससे आपको डेली ट्रेडिंग में भी मुनाफा होगा। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स की। जोमेटो में सबसे ज़्यादा स्टेक है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का। ये वही कंपनी है जो Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com जैसे बड़े वेबसाइट्स, बड़े प्लेटफॉर्म्स को रन करती है। इसके अलावा उबर, बीवी, अलीपे, एंटफिन, ये सारी कंपनीज का स्टेक है जोमेटो में। साथ ही साथ अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो सिर्फ एक ही प्रोमोटर मुझे नजर आते हैं जो कि दीपेंद्र गोयल हैं, जिनका 5.55% का स्टेक है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और साथ ही दीपेंद्र गोयल ही इस कंपनी के फाउंडर भी हैं। ठीक है, तो इस आईपीओ के थ्रू सिर्फ और सिर्फ इन्फो एज ही ऐसा स्टेक होल्डर है जो अपना थोड़ा बहुत मिनिमल सा स्टेक रिलीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंपनी का पैसा कंपनी में ही रहेगा।
बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो 2019 से 2020 में अच्छा खासा रेवेन्यू में हमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। 98.44% का ग्रोथ है यहाँ रेवेन्यू में। 2019 के फाइनेंशियल ईयर में इनका जो रेवेन्यू था दैट वाज 1312 करोड़, जो कि बढ़कर 2604 करोड़ हो गया। और उसके बाद 2020 से 2021 में रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई है, विच इज़ 1993, लगभग 2000 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू में जो कटौती आई है ये जस्टिफाइड है, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा था जहां बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। होटल, टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसके चलते रेवेन्यू में डेंट आना इज़ क्वाइट नॉर्मल। उसके बावजूद भी अगर ये फिगर है जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये सही फिगर है। ठीक है, ये कंपनी को दिखाता है कि कंपनी स्ट्रांग है। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू ही ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको देख के हम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचे। हमें देखना है प्रॉफिट। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में इनका नेट लॉस था 1010 करोड़, जो कि बढ़ के 2020 में हो गया 2385 करोड़। जबकि रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं, कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 2020 से 2021 में देखें तो इनका लॉस कम हुआ है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं या चल रहे हैं वो सब लॉस रनिंग हैं, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादातर अपने बिजनेस एक्सपेंशन में फोकस करती हैं। जब भी कोई नया कंपनी ओपन होता है, नया स्टार्टअप ओपन होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस बनाने में फोकस करता है, कंपनी को ग्रो करने में फोकस करता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सारा कुछ इन्हीं सब कामों में यूटिलाइज हो जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, ओला हो गया, उबर हो गया, या स्विगी हो गया, जोमेटो, ये सारे क्या करते हैं, जब ये नए नए आए थे तो बहुत ज़्यादा ऑफर ये लोग प्रोवाइड करते थे। 50% ऑफ, 70% ऑफ, एक फूड के साथ दूसरा फूड फ्री, इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स ये लोग लॉन्च करते हैं, जिसके चलते कंपनी को धीरे धीरे वो पैसा बेयर करना पड़ता है। ठीक है, जिसके चलते हमें यहाँ पे लॉसेस दिखती हैं। लेकिन जब कोई भी कंपनी लिस्ट होने वाली होती है, लिस्ट हो रही होती है, तो उनको ये भी ध्यान रखना है कि जब पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेगा पैसा, तो पब्लिक ये देखेगी कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है। तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। बात करें पिछले साल से इस साल की, तो कंपनी कोशिश कर रही है, जोमेटो कोशिश कर रही है कि ये अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करें, अपने प्रॉफिट को, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें साथ में। लेकिन जो इनका तरीका है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डाउट में डालता है। बात करें 1 साल 2 साल पहले की, जब ये पैंडेमिक स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले मैं पर्सनली जोमेटो से काफ़ी ज़्यादा फूड ऑर्डर करता था। वो लोग काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स देते थे। 50% तो रहता ही था ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में। उसके अलावा भी इनका एक प्रोग्राम था जिसे हम जोमेटो गोल्ड के नाम से जानते थे, जिसमें कि अगर आप कोई भी इनके एफिलिएटेड रेस्टोरेंट में जाके फूड ऑर्डर करते हैं या खाते हैं रेस्टोरेंट में जाके, तो आपको एक जो भी फूड आइटम है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। वो प्रोग्राम बंद हो गया पोस्ट पैंडेमिक। प्लस अभी इनके पास इतने ऑफर्स भी नहीं मुझे नज़र आते हैं जैसे पहले आता था, और साथ ही साथ डिलीवरी चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा इनका इंक्रीज़ हो गया है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट से भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा कमीशंस अब चार्ज करने लगे हैं पहले के मुकाबले, जिसके चलते आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो लॉस है, लॉस में गिरावट नज़र आएगा। ठीक है, पहले 2020 में दिस वाज अराउंड 2500 करोड़ के आसपास का लॉस, और अब ये 800 करोड़ के आसपास का लॉस। ठीक है, तो ये जो लॉस रिकवर हुआ है ये इसी के चलते रिकवर हुआ है कि इन लोगों ने अपना जो ऑफर्स है उसमें कटौती की है, रेस्टोरेंट से चार्जेस बढ़ाए हैं, प्लस जो भी इनके पहले अच्छे अच्छे ऑफर्स थे वो सारा इन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन बात करें इनके कॉम्पिटिटर स्विगी की, तो स्विगी के पास अब भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं जो ये लोग प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, और इसके चलते कस्टमर्स जोमेटो से ज़्यादा स्विगी की तरफ फोकस हो रहे हैं। मैं पर्सनली स्विगी से अब ज़्यादा ऑर्डर करता हूं एज़ कम्पेयर टू जोमेटो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इनका सारा कस्टमर धीरे धीरे इनके कॉम्पिटिटर्स के पास चला जाए, और इनका जो अभी ये लोग जो लॉस रिकवरी दिखा रहे हैं ये आगे चल के इन्हीं पे भारी पड़ जाए। तो इनको कुछ ऐसा फिगर आउट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आइडिया निकालना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर भी इनके पास रहे, ऑफर्स भी अच्छे रहे, और साथ ही साथ इनका जो लॉस है वो भी रिकवर हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा कंपनी के बोर्ड के पास। बात करें आईपीओ के डिटेल्स की, तो आईपीओ की ओपनिंग डेट है 14 जुलाई से लेके 16
ऑफ जुलाई। फेस वैल्यू है 1 पर इक्विटी शेयर। आईपीओ प्राइस है 72 to 76 पर इक्विटी शेयर। आपको कट ऑफ प्राइस पर ही आईपीओ को प्लेस करना है अगर आप सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो। मार्केट लॉट है 195 शेयर, मिनिमम ये इतना आपको लेना ही है, मतलब ये 1 लॉट का साइज है, ठीक है, मिनिमम आपको 1 लॉट लेना है। लिस्टिंग एट बीएससी में लिस्ट हो रहा है। इशू साइज है 9,375 करोड़, फ्रेश इशू साइज है 9,000 करोड़, ऑफर फॉर सेल है 375 करोड़। बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहली चीज, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क स्ट्रेंथ, बहुत अच्छा नेटवर्क है इनके पास। लार्ज नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स इनके साथ पार्टनर्ड हैं, साथ ही इनके क्लाउड किचन्स भी हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, बहुत बड़ा बेस है डिलीवरी पार्टनर्स का। साथ ही साथ कस्टमर का भी एक बहुत बड़ा बेस है इनके पास, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों का ये अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, तो आने वाले टाइम में कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट बना सकती है। साथ ही साथ इनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। जोमेटो ऑलमोस्ट सब जानते हैं जोमेटो के बारे में, मेट्रो सिटीज़ में, अर्बन सिटीज़ में सब जानते हैं। धीरे धीरे ये लोग इंटीरियर्स में भी अपने चेन्स ओपन कर रहे हैं। थर्ड, फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। हाल फिलहाल में इन्होंने प्रॉफिट पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक अच्छा फैक्टर है, बट इनको और अच्छे तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये 3 थे इनके स्ट्रेंथ्स मेरे हिसाब से। बात करें वीकनेसेस की, तो रनिंग ऑन लॉसेस, कंटिन्यूअसली लॉस रनिंग कंपनी है, लॉस पे रन कर रही है। लॉस कम हुआ है लेकिन वो 1 साल की बात है, पिछले 1 साल की बात है, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूअसली ये कंपनी लॉस पर ही रन कर रही है। हायर एक्सपेंसेस एज एक्सपेक्टेड ड्यू टू एक्सपेंशन। आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा सच लगता नहीं है कि ये लोग कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, क्योंकि इनका मेजर फोकस अभी भी एक्सपेंशन पे है। तो जो भी पैसा आएगा ये लोग कंपनी के कस्टमर बेस को बढ़ाने पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो अभी भी इस चीज़ से फोकस कर रहे हैं कि कैसे कस्टमर बेस को कैप्चर किया जाए। ऐसे में अगर जोमेटो उस चीज़ पे ढील देगा तो इनके सारे कस्टमर्स दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है बजाय इसके कि ये भी उनके साथ कम्पीट करें, और इस कंपटीशन में लॉस को रिकवर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट ये है कि कस्टमर डेटा वाज हैक्ड इन 2017 में इनके सर्वर से कस्टमर डेटा हैक हो गया था, तो इनको अपने सिक्योरिटी सिस्टम पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की, राइज इन कंजम्पशन, तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, जिसके चलते आई थिंक रेवेन्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा और कस्टमर बेस भी बिल्डअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन, सेम चीज़, अर्बनाइजेशन में ग्रोथ होगा तो कंजम्पशन में भी ग्रोथ होगा। इंक्रीज यूज ऑफ AI एंड डेटा साइंस, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज यूज़ कर रही है। कस्टमर्स के ऑर्डर के बिहेवियर्स को समझना, उनके फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग उनको वो रेस्टोरेंट्स दिखाना, वो फूड दिखाना जो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ऑर्डर होने के चांसेस, ऑर्डर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए मेरे को आज कुछ ऑर्डर करने का ऐसा प्लान नहीं है, बट अगर मेरे अगर मोबाइल पे बार बार मैसेजेस आएंगे कि आज ये फूड आ रहा है, इस पे 50% ऑफ है, 30% ऑफ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरा मन कर जाएगा कि चलो यार ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 30% ऑफ मिल रहा है, आज ऑर्डर कर लेते हैं। तो अगर मेरा मन नहीं भी होगा तो भी मैं ऑर्डर कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हैं, तो इस चीज़ का कंपनी अच्छा खासा फ़ायदा उठा रही है। बात करें थ्रेट्स की, तो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटर्स, तो स्विगी तो है ही इनका मेजर कॉम्पिटिटर, उसके अलावा नए नए प्लेयर्स भी मार्केट में आ रहे हैं। साथ ही जो प्राइवेट बड़े चेन्स है रेस्टोरेंट्स के, उनके अपने भी ऐप लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, इनके अपने ऐप भी हैं। तो ये लोग अपने ऐप के थ्रू ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कस्टमर्स इनको ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है, तो वो एक मेजर थ्रेट है इनके लिए। दूसरा है पैंडेमिक, ठीक है, जो कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ है और जो अभी भी चल रहा है, आने वाले टाइम में पता नहीं है पूरी तरीके से कब खत्म होगा, तो ये भी इनके कंपनी के लिए एक मेजर थ्रेट है। सो लेट्स कम टू द फाइनल कंक्लूजन कि इस IPO में सब्सक्रिप्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला कि क्या आप लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें आपको 20 to 25% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्टिंग में 25-30% का था, जो कि अभी घटा है थोड़ा बहुत, बट
वो घटता बढ़ता रहता है, दैट डजेंट मैटर। फर्स्ट डे में अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हो जाता है तो डेफिनेटली 20 to 25%, इवन 30% भी आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट सेंटिमेंट्स। ठीक है, बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा गिरावट होना चाहिए प्राइस में, तब जाके कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। बट करंट जो प्राइस बैंड है इनका 72 to 76, वो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी का प्रेजेंट अगर हम नेट रेवेन्यू देखें तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़, और जो ये वैल्यूएशन मांग रहे हैं दैट इज 60,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट 30 टाइम्स ऑफ देयर रेवेन्यू विच इज़ क्वाइट हाई। ठीक है, तो इस वजह से मैं अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ। हाँ, अगर बात करें लिस्टिंग गेन की तो एक ट्राई बनता है उसमें। ठीक है, तो 20 to 25% का आई थिंक सो मिलना चाहिए। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थे वो सब मैं प्रोवाइड कर पाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं। एंड या अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इस पर्टिकुलर IPO में तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपको अलॉटमेंट मिले। बाय बाय।